मोनिका दयाल का गोद लिया हुआ भाई शंकर दयाल भी उन्हीं के साथ दयाल विला में रहते थे और उन्हीं का बेटा नवीन दयाल भी दयाल विला में ही कई सालों से बसा हुआ था। अमन दयाल को इस पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि उनकी हवेली बहुत बड़ी थी। दो लोगों के रहने से उन पर क्या ही असर पड़ता, और फिर वह तो उनकी पत्नी का परिवार था। अमन दयाल की पत्नी का देहांत बेटी के जन्म के समय ही हो गया था। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। वे जो शंकर को जानते थे वह थोड़ी मौज मस्ती का शौकीन था। इधर अमन दयाल को ऐसे ही रहना पसंद था। वे अपनी जिंदगी इसी तरह बिता रहे थे। अपनों के बीच में भी उन्हें अपनी बेटी सुरक्षित नहीं लगती थी। तभी उन्होंने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी थी कि अगर वो ना भी रहे तो जो उनकी बेटी का है वह उसको मिल जाए। और जब से उन्होंने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम की थी, उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि पिछले ही महीने उसकी गाड़ी पर किसी ने हमला किया था। जांच पड़ताल में कुछ पता नहीं चला और कुछ दिन पहले वो बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। ठीक से जांच करने पर पता चला कोई उसे धीरे धीरे जहर दे रहा है। और अब वो वाकई परेशान थे। मैं अंकल के साथ चली जाती हूँ, क्या दिक्कत है? कोई ज़रूरत नहीं, अपने ड्राइवर के साथ जाओ। अमन दयाल ने शंकर दयाल को बहुत अजीब नज़रों से देखा। भाई साहब, आपको लगता है कि वैष्णवी गुप्ता मेरे साथ सुरक्षित नहीं है? अमन दयाल जो अखबार पढ़ रहे थे, अखबार बंद करते हुए उनकी तरफ देखने लगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं बस कह रहा हूँ कि वो ऑफिस जा रही है, उसे ड्राइवर के साथ जाना चाहिए। वैष्णवी जाओ, वह बहुत सख्ती से बोले तो वह रुकी नहीं, घर से बाहर निकल गई। मेरी बेटी का ख्याल रख लोगे ना? आप चिंता क्यों करते हैं? आज वैसे ही वैष्णवी गुप्ता की जिम्मेदारी मेरी है। वह ऑफिस के आराम कुर्सी पर बैठे मनोज मेहता से बात कर रहे थे, जो 3 पीस सूट पहने हुए थे। बाल माथे से बहुत अच्छी तरह सेट थे। अमन दयाल ने सामने बैठे व्यक्ति पर नजर डाली। वह काफी अच्छा दिख रहा था। आज से उसकी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। वह जहाँ जाएगी तुम साथ जाओगे। घर में भी तुम उसके साथ रहोगे। मैं रहूं या न रहूं, वैष्णवी गुप्ता की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बेफिक्र रहे। वह उठ खड़ा हुआ। वैष्णवी की जिम्मेदारी मेरी है। जो भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मेरे जीते जी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमन दयाल मुस्कुराए थे। मुझे यकीन है। डैड, क्या आप गंभीर हैं? मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है। एक ही महीने में तुम पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। अपने ही घर में तुम्हें धीमा जहर कौन दे रहा है? कभी सोचा है इन चीजों के बारे में? ना रहूं तो क्या होगा तुम्हारा? वह अपनी बात पूरी कर गए थे। डर लगता है मुझे खुद से, अपनी सेहत से, अपनी उम्र से, मेरी जान। मेरी बेटी, अगर पापा नहीं रहे तो कोई तो है जो तुम्हारा ख्याल रखे। आपको लगता है ये? वह उंगली सामने खड़े व्यक्ति की तरफ दिखाने लगी, जो सफेद शर्ट और नीली जींस पहने हुए था। मेरा ख्याल रखेगा? ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है, अपने काम में माहिर है। बस याद रखो कि तुम्हारे पापा को इस पर भरोसा है, और अगर मुझे भरोसा है तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। डैड प्लीज। वो तिरछी नजरों से उस बॉडीगार्ड को भी देख रही थी, जो बहुत अच्छा दिख रहा था और सिर झुकाए बहुत सम्मान के साथ खड़ा था। मेरी बात नहीं मानोगी? मानूंगी तो फिर बात खत्म हो गई ना। अनिल गुप्ता, उसका ख्याल रखना। अनिल गुप्ता ने सिर हिलाकर हामी भरी। मुझे शॉपिंग करनी है। गाड़ी रोको। रात के 10 बज रहे हैं मैम। कुछ ही देर में मॉल बंद हो जाएगा। हम जब तक मॉल पहुंचेंगे, आप जहां से शॉपिंग करती हैं वे दुकानें बंद हो जाएंगी। तुम्हें बहुत पता है। मैंने कहा ना, गाड़ी रोको। बस रुक जाओ। वह बहुत जिद्दी थी। गाड़ी रुकवा चुकी थी। अनिल ने जैसे गहरी सांस ली थी। तेज तेज कदम उठाते हुए वैष्णवी की तरफ का दरवाजा खोल चुका था। अनिल को महसूस हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। वह अचानक से जैसे सतर्क हो गया। फिर भी वो मॉल के अंदर दाखिल हो गई थी। उसके पीछे बड़ी सावधानी से चलते हुए इधर उधर देख रहा था। अनिल ने ठीक कहा था, काफी दुकानें बंद हो चुकी थी, फिर भी वो मॉल में घूमे जा रही थी। काफी देर उसे परेशान करने के बाद वो मॉल से बाहर निकली। तभी एक कार बड़ी रफ्तार से उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी, जहां से वे दोनों सड़क पार कर रहे थे। अनिल की जैसे ही नजर कार पर पड़ी, वह अपने दोनों हाथों में वैष्णवी को थामते हुए एक तरफ कर चुका था। गाड़ी बड़ी तेजी से गुजर चुकी थी। वे दोनों सड़क पर साथ गिरे थे, मगर वैष्णवी उसके ऊपर थी। अनिल के दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द थे, यानी वह उसके सुरक्षा के घेरे में थी। दोनों की नजरें पहली बार टकराई थी। वैष्णवी की सांस फूली हुई थी, बालों की लटें चेहरे पर झूलने लगी थी। अनिल ने हाथ आगे करके उसके चेहरे पर बिखरी हुई लटें कान के पीछे की। वो बड़ी सावधानी से वो थामे हुए उठ चुका था। स्पर्श में बड़ी नरमी थी। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था ना, आपकी जान को खतरा है। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। मॉल के लिए रुकना सुरक्षित नहीं है। आई एम सॉरी।
उसे जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। वह खामोशी से आकर गाड़ी में बैठ गई थी। अनिल ने गहरी सांस ली थी। अमन दयाल सामान्य रूप से चलते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहे थे जब कुछ बातें सुनते हुए उनके कदम वहीं रुक गए। बातें ही ऐसी थी, उनकी सांस अटक गई थी। दिल में दर्द शुरू हुआ था। तभी घर में दाखिल होते होते वैष्णवी अनिल उन्हें गिरता महसूस करके तेज तेज कदम उठाते उनकी तरफ बढ़े थे। दिल पर हाथ रखते हुए जमीन पर वह गिर गए थे। पापा! वैष्णवी बिना सोचे समझे अपने पिता की तरफ बढ़ी थी। अनिल भी परेशान हो गया था। कमरे में मौजूद लोग भी डरते हुए कमरे से बाहर निकले थे। अमन दयाल को अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया था। वो पहरे पर पहरे दे रहे थे, सुकून ही नहीं था। वह अपने पिता को खोने का हौसला नहीं रखती थी। वह बहुत भावुक थी इन तमाम मामलों में। तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर निकली। अनिल और वैष्णवी की तरफ देखकर कहने लगी कि मरीज आपसे मिलना चाहता है। उनकी हालत बहुत खराब है, आपको प्लीज ख्याल रखना है। वैष्णवी ने बिना सोचे अनिल की तरफ देखा था। वह दोनों वार्ड में दाखिल हो गए। अमन दयाल ने अपनी बेटी का हाथ थामा। अपना ख्याल रखना। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। देखो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो बड़े ध्यान से सुनो। किसी पे भी भरोसा मत करना, सिवाय अनिल के। आप ये क्या कह रहे हैं पापा? वो जैसे सिसक रही थी, बच्चों की तरह सिसक रही थी। अनिल को कुछ हुआ, उसके आंसू देख नहीं पा रहा था। अमन दयाल ने अपना हाथ अनिल की तरफ बढ़ाया। अनिल का हाथ थामते हुए उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उसमें रखा था। इसकी रक्षा करना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपको कुछ नहीं होगा। आवाज कांपते हुए आई थी। वह हल्का सा मुस्कुराए। मैं नहीं बच पाऊंगा, किसी का यकीन मत करना। ये उनके आखिरी शब्द थे और फिर अमन दयाल की आंखें बंद हो गई थी। पिता की मौत का दुख तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी। रोती रहती थी, दुख में जैसे नींद में भी उठ बैठती थी। वह उसके पास ही था, एक मिनट के लिए दूर नहीं होता था। उस पर चिल्लाती थी, चीखती थी, परेशान होती थी, मगर वह नहीं जानता था कि उसकी बदतमीजियां सब सह रहा था क्योंकि ये उसकी नौकरी थी। या शायद पता नहीं, वैष्णवी गुप्ता की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। यह उसके बस में नहीं था। वह चाहता था कि उसका सहारा बने, वह उसके साथ सुरक्षित महसूस करे। वह इसी कोशिश में था। अभी भी रात को डरकर वह उठ बैठी थी। न जाने क्या उसे याद आया था। सब ठीक है, कुछ भी नहीं है, प्लीज रिलैक्स। वो कांप रही थी। मुझे निकालो यहाँ से, वह चिल्ला रही थी। तुम कहीं नहीं हो, होश में आओ। वह उसे जैसे झकझोर चुका था। दोनों हाथ वैष्णवी के गालों पर थे। वो होश में आते ही ध्यान से उसकी आंखों में देखने लगी, जो उसके अपने पास मौजूद था। कुछ न सोचते हुए बिना सोचे उसके सीने से लग गई थी, जैसे किसी का सहारा चाहती हो। रो रही थी वो उसका सिर सहलाने लगा। रिलैक्स, प्लीज रोना बंद करो। मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर? जिंदगी और मौत पर किसी का बस नहीं होता। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वो कहकर गए हैं कि मैं किसी का भरोसा ना करूं, फिर मैं कहाँ जाऊं? वो उसे और अधिक अपने पास खींच चुका था। वह जैसे खुद को उसके पास सुरक्षित समझ रही थी। वह बच्चों की तरह रो रही थी। तुम क्यों उसके पास रहते हो? हमें भी उससे बात करने दो। बच्ची है वो, मैंने पाला है उसे। अनिल, मम्मी को अंदर आने दो। वह ना चाहते हुए भी पीछे हट गया। वह आगे बढ़ते हुए वैष्णवी के बाल संवारने लगी। क्या हाल बना लिया है अपना? इतने दिनों से तुम ऑफिस नहीं जा रही, इसलिए मैंने शंकर और नवीन को ऑफिस भेज दिया। तुम चिंता मत करो, वो संभाल लेंगे। वैसे भी बाहर का कारोबार औरतों का काम नहीं होता, ये तो मर्दों का काम है। उन्हें संभालने दो। अनिल ने गहरी सांस ली। वह वैष्णवी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, जो अपनी मम्मी के साथ बहुत सहज थी। उनकी गोद में ऐसे आराम कर रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची हो। उनके जाने के बाद अनिल उसके करीब आया। पापा ने कहा था किसी पर भरोसा मत करना। वैष्णवी ने ऊपर देखकर उसकी तरफ देखा। क्या कहना चाहते हो? यही कि अपने कारोबार और अपनी संपत्ति को किसी और के भरोसे मत छोड़ो। कल तुम उठोगी और ऑफिस चलोगी, क्योंकि ये सारा काम और ये सारा कारोबार तुम्हारा है। मगर मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैंने पापा को खोया है। जो चले जाते हैं उनके साथ मरा नहीं जाता। ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना। वो मेरी मम्मी है और अंकल, वह तुम्हारे सगे नहीं है। बस करो। वह तेजी से खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरे रिश्तों को सौतेला कह रहे हो? मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया। तुम्हारे पापा ने मुझे इतना हक दिया है कि मैं तुम्हें सही और गलत बता सकूं। और जैसे चुप हो गई। उसे याद आ गया कि उसके पापा ने आखिरी वक्त में वैष्णवी का हाथ अनिल के हाथ में दिया था। और कोई भी पिता अगर ऐसा करता है तो किसी बहुत गहरे भरोसे के साथ ही करता है। वो बस खामोशी से उसकी आंखों में देखती रही, जो खुद भी उसकी आंखों में देख रहा था।
जब दोनों की नजरें मिली थी तो जैसे समय ठहर जाता था। न जाने क्यों वो इन आंखों से नजरें हटा नहीं पाती थी। सामने खड़ा इंसान बहुत अच्छा दिख रहा था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी सारी बातें मान रही थी। अनिल के मुताबिक उसे ऑफिस जाना चाहिए था। वो तैयार होकर ऑफिस पहुंच चुकी थी। शंकर दयाल और नवीन दयाल को बहुत हैरानी हुई और उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वे दोनों नहीं चाहते थे वैष्णवी गुप्ता अपने कारोबार खुद संभाले। वे दोनों चाहते थे कि वो बस भावुक रहे, डरी हुई और सहमी हुई। मगर अब कोई था जो उसके पीछे खड़ा था। ये सुरक्षा गार्ड अब इन सबको खटकने लगा था। वह सोफे पर बैठी एक तस्वीर को गौर से देख रही थी जिसमें दो बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और वह कुछ दूरी पर खड़ा था। तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसके भाव कुछ बदले, मगर अगले ही पल उसने अपने भाव बदल लिए। ये कौन है? आवाज धीमी थी मगर उसमें अपनापन था। उस अपनापन को महसूस करते हुए वो बोलने लगी, यूं समझ लो एक ऐसा शख्स जिसे मैंने चाहा भी बहुत और नफरत भी बहुत की और करती हूँ। अनिल ने गहरी सांस ली। अच्छा, नफरत क्यों करती हो? गया तो कभी वापस नहीं आया, जैसे मैं उसके लिए मायने ही नहीं रखती थी। मगर जब पास था तो उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, तब भी मुझे गिरने नहीं दिया। मगर फिर चला गया। मेरी जिंदगी में खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। मैं अपनी आंटी और उस शख्स से बहुत नफरत करती हूँ। इन दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा तो कुछ नहीं, मगर दिया भी कुछ नहीं। छोड़कर गए तो जैसे मुझे भूल ही गए, मुझे याद ही नहीं रखा। क्या रिश्ता है आपका इनसे? अनिल ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैं इसके साथ ब्याही हुई हूँ। ब्याह के नाम पर अनिल की आंखें जैसे जम सी गई। मगर मैं जल्दी ही खुद को इस रिश्ते से आजाद करवा लूंगी। उसने मुट्ठियां भींच ली। न जाने क्यों वो अपने हाव भाव पर काबू नहीं कर पा रहा था। क्या इस शख्स ने आपको तंग किया है? नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि ये कभी भी आकर मुझे अपना कहे। पापा चाहते थे कि मैं ये रिश्ता निभाऊं, मगर मैं ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती। आज रविवार था। अनिल छुट्टी नहीं करना चाहता था, मगर वैष्णवी ने जबरदस्ती उसे छुट्टी करने के लिए कह दिया था। पर वह ना चाहते हुए भी आज काम पर नहीं था। वह लैपटॉप पर बैठी हुई थी, तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। रात का वक्त था। कौन है? वह अचानक चिल्लाई। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, चलने की आहट। उसे अपने कमरे के एक तरफ साया सा महसूस हुआ। किसी के हाथ में चाकू था। वह चीखी, कौन है? वह कांप रही थी, डर रही थी। ऐसी परछाइयों से ही उसे बचपन से डर लगता था। कोई था जो उसे डराता था। कोई था जो उसे अंधेरे में डराए रखता था। कोई था जिसने बचपन में उसकी मासूमियत छीनने की कोशिश की थी। वह आज तक वह हाथ, वह एहसास नहीं भूल पाई थी। उसे मर्द को छूने से बहुत डर लगता था। वह खुरदुरे हाथ उसे याद आते थे। वह समझ ही नहीं पाती थी कि वह शख्स कौन था। अभी भी परछाई बिल्कुल वैसे ही थी, उसी शख्स जैसी। वह उठ खड़ी हुई। कौन है? कदम परछाई की तरफ बढ़ाने लगी। डर बढ़ता जा रहा था। तभी कमरे की लाइट जल गई। वो पलटी। सामने अनिल खड़ा था। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? और तेज तेज कदम उठाती हुई उसके सीने से जा लगी। बेसाख्ता वह उसके गले लग गई। वो जैसे सन्न रह गया। वैष्णवी, क्या हो रहा है? क्या हुआ? कौन है यहाँ? कोई नहीं। क्यों डर रही हो? कोई था अनिल, यहाँ कोई था। मुझे डर लग रहा है। मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। वह उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच चुकी थी। वह उसकी खुशबू से उसकी इस कदर नजदीकी से गहरी सांस ले रहा था। अपने बाजू उसके इर्द गिर्द फैलाए हुए उसे अपने अंदर समेट लिया था। वो बार बार उसे सिमटती और वह ठहर जाता। उसकी धड़कनों में हलचल पैदा हो गई थी, मगर वह उसके डर को समझ नहीं पा रहा था। कौन था जो उसे डरा रहा था? मगर वह तो कमरे के बाहर ही था। उसके लाख कहने पर भी वो नहीं गया था कहीं भी। फिर उसकी मौजूदगी में उसके कमरे में कौन आ सकता था? वो बस यही सोच रहा था। अच्छा, जूस पी लो, कुछ नहीं होता। सुबह मीटिंग है, मैं बहुत काम में उलझी रही। आप इसलिए थक गई होगी। वहम हो गया है। मुझे इस शख्स की परछाई का वहम नहीं हो सकता। कौन शख्स? वह इस बात पर गंभीर हुआ जैसे आंखों में न जाने क्या उतर आया हो। वह रोने लगी। वह उसे पानी पिलाने लगा। क्या हुआ? मुझे बताओ, किस चीज का डर है? मैं सिर्फ 12 साल की थी जब मैंने अपने जिस्म पर किसी के गलत हाथों को महसूस किया। कोई था जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। कोई था जो मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीखों को रोकना चाहता था। कोई था जो मुझे डरा रहा था मैं बर्बाद हो जाती। उसी रात अगर पापा न आते, मगर मैं नहीं जानती थी वो शख्स कहाँ चला गया था। मैं उसे कभी देख नहीं पाई। अंधेरा था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर वह शख्स रुक ही नहीं रहा था। वो मेरे कपड़े। वह रोने लगी थी। इसी बात से उसने रुक रुक कर पूरी बात बताई थी।
वो सामने बैठे शख्स के चेहरे के भाव नहीं देख रही थी। अनिल यूं बैठा था जैसे मर गया हो। वैष्णवी के आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए थे। यूं लगा वह खड़ा नहीं हो पाएगा, कभी सांस नहीं ले पाएगा। इस दफा अनिल ने उसे अपने गले से लगा लिया था, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे जैसे हिम्मत बख्शी थी। कुछ नहीं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे होते हुए। उसकी आवाज भारी थी। वैष्णवी खुद भी रो रही थी, इसलिए उसकी नमी को महसूस नहीं कर पाई। इधर घर के दूसरे कमरे में बातें हो रही थी। वहां मौजूद लोग इन बातों को सुन रहे थे। हाँ, उस दिन उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी, तो तभी शायद उनको दिल का दौरा पड़ गया होगा। ये आवाज शंकर दयाल की थी। अनिल कमरे से बाहर ठिठका था। वह तो रोज ऑफिस जाने लगी है, हम क्या करेंगे पापा? ये आवाज शंकर दयाल के बेटे नवीन दयाल की थी। बिस्तर पर बैठी हुई राधा दयाल खामोश थी। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। और वो क्या? हम वैष्णवी को शादी के लिए मनाते हैं नवीन से, फिर सब कुछ खुद ब खुद हमारा हो जाएगा। जो काम मैं अमन दयाल की जिंदगी में नहीं कर सकी, उनकी मौत के बाद आसान हो गया। बहन, तुम ये बिल्कुल ठीक कह रही हो। भाई साहब ने तो सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करके हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया था। अच्छा हुआ कि वह अपनी मौत मर गए। तुम्हारी शादी इसलिए थोड़ी करवाई थी उससे कि वह तुमसे अपनी बेटी की खिदमत और अपनी जी हजूरी करवाता रहे। जायदाद देकर शादी करवाई थी, मगर उसकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं हुआ हमें। तुम सारी जिंदगी उसकी बेटी की चापलूसी करती रही और हम उसे डराने पर ही लगे रहे, जैसे वह एक डरी सहमी सी बच्ची हो। मगर फिर इस बॉडीगार्ड का क्या करें? बेजार कर दिया है उसने। उसके आसपास होता है, उसने न जाने कैसे आइडिया देता रहता है। आजकल उसका अपना दिमाग नहीं है, सारा दिमाग उसी का ही है। हाँ, आप ठीक कहते हैं नवीन, क्योंकि हमने तो वैष्णवी के अंदर दिमाग छोड़ा ही नहीं कि वह अपने आप से कुछ सोच सके। मैं करती हूँ उससे शादी की बात। वो बचपन वाली शादी क्या काम आएगी? मैं उसे तोड़ने के लिए कोर्ट के जरिए कहूंगी। वैसे भी ना उस शख्स ने वापस मुड़कर देखना है। उनके घर वालों ने और उसके दिमाग में इतनी नफरत भर चुकी हूँ इन सब के लिए कि वो तलाक के लिए आराम से राजी हो जाएगी। ये सब कुछ अनिल ने अपने कानों से सुन लिया था और उसका वजूद ठंडा पड़ गया था। यानी अमन दयाल ठीक कहते थे, उसकी बेटी सुरक्षित नहीं थी। यहाँ तो कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकती थी। उसे जो करना था अब जल्द करना था। उसे वैष्णवी को इन सब के चंगुल से निकालना था। माँ को यकीन की पट्टी आंखों से हटवानी थी। तुम उस पवन से तलाक ले लो, मैं तुम्हारी शादी नवीन से करवाना चाहती हूँ। वह एक बेहतरीन जीवन साथी साबित होगा, कारोबार में तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा हमसफर बनेगा। तुम्हें अब एक मजबूत सहारे की जरूरत है। कब तक तुम एक बॉडीगार्ड को लेकर अपने आसपास फिरती रहोगी? ये जो तुम्हारी जान को खतरा है ना, ये सारा तुम्हारे बिजनेस और पार्टी की वजह से है। सब जानते हैं कि तुम इकलौती सबकी मालकिन हो। पति बन जाएगा तो एक मर्द होगा तुम्हारे साथ, तो ये सारे हमले, ये खतरा सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह वैष्णवी के बाल सहलाती हुई पूरी तरह उस पर हावी होने लगी थी और वह भी बिना कुछ कहे माँ की बातें सुन रही थी। वह जो दरवाजे के बाहर अपनी ड्यूटी के लिए खड़ा था, सारी बातें गौर से सुन रहा था। और इस शख्स से तुम तलाक के कागज ले लो। क्या फायदा इस शख्स से शादी का? उसने कभी पलटकर तुम्हें पूछा तक नहीं, क्यों रहो तुम ऐसे शख्स के साथ जिसने शादी के 2 वचन लिए और विदेश में बैठ गया? क्या सोच रही हो? वह आइसक्रीम का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके साथ बैठ गया। वैष्णवी ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। कुछ नहीं सोच रही हूँ, माँ ठीक कहती हैं। मुझे उस शख्स से तलाक ले लेनी चाहिए। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ? क्या तलाक ले सकती हो तुम उससे? तुमने ही तो कहा था वह इकलौता शख्स है जिससे तुमने प्यार किया, और नफरत भी तो प्यार भी तो है ना। एक दफा उससे मिल क्यों नहीं लेती हो? बात कर लो। तो वो हंस पड़ी। हंसी में रोना भी था। आंसू उसने रगड़ कर साफ किए थे। इतने सालों में उस शख्स को मेरा ख्याल ही नहीं आया, और तुम कहते हो कि मैं उससे बात करूं? इतनी गिरी हुई नहीं हूँ, सीधे तलाक के नोटिस भेजूंगी उसे। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वह कितना गैर जरूरी है मेरे लिए। अनिल हल्का सा मुस्कुराया। यही तो समस्या है रिश्तों में, अहंकार की कोई जगह नहीं होती। कैसा रिश्ता, कैसा अहंकार? उसने रिश्ता निभाया ही नहीं है। हम बच्चे थे जब हमारी शादी हुई थी, और ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं। उसे कोई ना कोई मिल गई होगी। जरूरी तो नहीं कि उसे कोई ना कोई मिल गई होगी। क्या पता वह सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हो। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो मेरे सामने? क्योंकि मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, और बतौर शुभ चिंतक मैं आपको गलत सलाह नहीं दे सकता। वैष्णवी ने जैसे गहरी सांस ली। वह उठ खड़ी हुई तो वह पीछे से बोला, पिताजी ने कहा था किसी पर भरोसा नहीं करना।
आपकी माँ मुझे भरोसे के काबिल नहीं लगती। वह रुकी, पलटी और दोनों की नजरें मिली। मेरी माँ के बारे में या मेरे घर वालों के बारे में गलत मत बोलना। मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहते हुए वह कार में जाकर बैठ गई। अनिल ने गहरी सांस ली थी। शंकर दयाल वैष्णवी के साथ बहुत पास बैठ गया। उसके बालों में हाथ फेरते हुए मीठी बातों में उसे फंसाते हुए बोलने लगा। मेरी बच्ची, ये जो अनिल है ना, ये तुम्हारी जायदाद के पीछे है, तभी तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। उसकी बातें कम सुनो। ये अगर कहता है ना कि तलाक ना लो, तो जरूर उसका कोई फायदा होगा उसमें। अंकल, उसका क्या फायदा होगा उसमें? माँ आप ही बताइए। वह ऐसा नहीं है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे बहुत मुश्किलों से बचाया है उसने। पापा कहते थे कि मैं सिर्फ उसी पर ही भरोसा करूं। तुम्हारे पापा पागल थे, किसी अनजान शख्स को तुम्हारे हवाले कर गए हैं। मुझे तो तुम्हारा डर लगा रहता है। अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? मानूंगी। मैंने तो हमेशा आपकी बात ही मानी है। तो बस फिर तलाक ले लो और मत मानो उसकी बात। मैं तुम्हारी शादी नवीन से करवाऊंगी। हमारे घर में ही रहोगी तुम, कहीं विदा होकर नहीं जाना पड़ेगा। मायके में ही सारी जिंदगी रहोगी। उसकी आंखें भर आई। पापा याद आए थे, वह जो उसे गुड़िया की तरह समझाते थे। वह शंकर दयाल से कुछ दूर होकर बैठी। उसे अपनी पीठ पर उसकी उंगलियों का स्पर्श अजीब सा महसूस हुआ। बहुत कुछ याद आया था। वह कुछ मिनट उसे अजीब नजरों से देखने लगी। एक घबराहट सी आंखों में उतरी, जैसे वह सिर झटक गई हो। नहीं नहीं, वो बार बार गलत क्यों सोचती थी? हम कोर्ट क्यों आए हैं? तुम्हें नहीं पता मैं तलाक के कागज साइन कर रही हूँ ना? तलाक के कागजों पर नाम पवन गुप्ता पढ़कर वह 2 कदम पीछे हुआ। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर रही हूँ। वो तेज तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ गई थी। ये कागज विदेश भेजने हैं। जरूरी नहीं कि वह विदेश में ही हो। मेरी जानकारी के मुताबिक आंटी इस वक्त विदेश में ही है वो। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि विदेश में ही हो। तुम्हें कैसे पता? वो पलटकर उसकी आंखों में देखने लगी। तुम मेरे मुलाजिम हो, वही करो जो मैंने कहा। ये कहते हुए उसने अपना चश्मा पहन लिया और गाड़ी में बैठ गई। अनिल ने गहरी सांस ली। उसके पीछे बैठी महिला पर बेहद गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वह उससे ना उलझने पर फैसला कर चुका था। क्यों आए हो यहाँ? बात करनी है मुझे। तलाक के कागज भिजवा दिए? हाँ भिजवा दिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। वो बैठ गया था। शादी करनी है ना आपने? हाँ करनी है। मुझसे कर लो। वह उठ खड़ी हुई। यानी अंकल ठीक ही कहते हैं, तुम्हारी नज़र मेरी जायदाद पर है। वह हंस पड़ा। नहीं ऐसा नहीं है। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम्हें किसी भी नवीन से शादी करने की अनुमति नहीं दे सकता। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली थी। प्लीज मेरी बात मान लो। शादी करनी है ना, मुझसे कर लो। और ये बात नजरें झुकाए कह रहा था। वह आगे बढ़ी। होते कौन हो तुम? खुद को मेरे काबिल समझने वाले? अनिल ने आंखें सख्ती से भींच ली। तुम्हारे अंकल अच्छे इंसान नहीं हैं। बचपन में जो तुम्हारे साथ हुआ वो उन्होंने ही किया था। ये आवाज कमरे की खामोशी में बिजली की तरह गूंजी तो वह 2 कदम पीछे हुई। क्या बकवास की है तुमने? मैं अपने दुख तुम्हें बता देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी ही फैमिली के खिलाफ इसे इस्तेमाल करो। नहीं ऐसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये एक हकीकत है। इस दफा अनिल की आवाज में सख्ती थी। मैं सबूत दे सकता हूँ तो जाओ। मैंने चैलेंज किया। तुम सबूत दिखाओ। माँ अंकल के ये सब मेरे रिश्ते हैं। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तुम्हें डरा कर रखना चाहते हैं वैष्णवी, ताकि तुम्हारी जायदाद तुम्हारे कारोबार पर कब्जा कर सके। तुम्हारे पापा ये बात समझ गए थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मगर जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया। वह दुनिया से चले गए। वह आगे बढ़ते हुए उसके दोनों कंधे थाम चुका था। मगर तुम बच्ची नहीं हो, समझदार हो। आंखें खोलकर दुनिया को देखो। ये डर है, खौफ तुम्हारे अंदर डाला गया है। तुम बहादुर हो, डरपोक नहीं। तुम्हें डरपोक बनाया जा रहा है। प्लीज आंखें खोलो। ये कहता हुआ वह रुका नहीं था, कमरे से बाहर चला गया था। तुमने क्या फैसला लिया फिर? कह रही हूँ ना नवीन से शादी। मैंने तो तैयारियां भी शुरू कर ली है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बच्ची के लिए। माँ आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। बहुत करती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? बस ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि आपसे पूछ लूं कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। जितनी तुम मुझसे करती हो उतनी। वैष्णवी हल्का सा मुस्कुराई। भगवान करे कि ऐसा ही हो, वरना मैं अमन दयाल की बेटी हूँ। याद रखिएगा, सजा ना भी दूं तो माफ नहीं करती। ये कहते हुए वह उठ खड़ी हुई और राधा दयाल उसकी तरफ देखती रही। वह सो रही थी। कमरे में गहरा अंधेरा था। उसे फिर से अपने आसपास वही खुशबू, वही सुरक्षा, वही गहरा महसूस हुआ। किसी की पकड़ उस पर सख्त थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से वह देख नहीं पा रही थी। मुंह पर हाथ रखा था। वह चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने कमरे की लाइट जला दी।
वह चीख कर उठ बैठी। अनिल था, जो कमरे में आने वाले उस शख्स को बहुत बुरी तरह पकड़े हुए था। वह उठ खड़ी हुई, संभली और गौर से देखने लगी। उसके अंकल थे, शंकर दयाल। क्या करने आए थे इस वक्त उसके कमरे में? बताओ। नहीं, डराने, खौफ पैदा करने। छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ूं? आपको क्या लगता है, क्यों रात को किसी लड़की के कमरे में घुस गए? उसे डराएंगे, उसे मानसिक रूप से परेशान करेंगे, कोई आपको पकड़ेगा नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा, मुझसे बुरा आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। वह शंकर दयाल को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, जैसे उस पर उसका काबू ही ना हो, जैसे वो बर्दाश्त ही न कर सकता हो कि किसी शख्स ने वैष्णवी गुप्ता को छुआ। वैष्णवी पहले तो कई पल ये बात समझ ही नहीं पा रही थी, उसके साथ ये घिनौना हरकत कौन करता रहा था। और फिर जैसे ही उसकी नजर अनिल पर गई, जो बहुत बेदर्दी से शंकर दयाल को मार रहा था, वो अनजाने में आगे बढ़ी। तब तक कमरे में घर के बाकी लोग भी आ गए। वह भी उन्हीं की तरफ बढ़े। अनिल को शंकर से दूर करते हुए वैष्णवी गुप्ता चिल्लाई थी, तुम जैसे मुलाजिम की हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल पर हाथ उठाने की? इस बार वैष्णवी की आवाज ऊंची थी। मैंने कहा है खामोश हो जाओ राधा दयाल, और कहो अपने भाई से कि ये घर छोड़कर चला जाए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं केस करने से पीछे नहीं हटूंगी। और जानते हो केस क्या होगा? चाइल्ड अब्यूज का केस करूंगी मैं इस पर। मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का केस करूंगी मैं इस पर। मेरी मासूमियत छीनने का केस करूंगी मैं इस पर। कहीं दफा हो जाइए यहाँ से, वरना वैष्णवी गुप्ता से बुरा इसके लिए और कोई नहीं होगा। तो तुम इस घर से निकाल नहीं सकती हो। माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर मुझे पता नहीं था कि आप जायदाद के लिए मरती हैं। पापा को सारी जिंदगी जायदाद के लिए इस्तेमाल करती रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ये गम सहा कैसे होगा। खैर, मैं सारे कारोबार का और जायदाद का अकेले करूंगी भी क्या? मैं ये घर आपके नाम कर चुकी हूँ, आप यहाँ रह सकती हैं। मैं निकाल नहीं सकती आपको, खुद से दूर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जैसे लोग फिर से वही करेंगे। मैं आपकी बेटी थी, आपकी गोद में सोई हूँ। आपने नखरे उठाए मेरे, झूठ ही सही मगर उठाए हैं। मैंने माँ माना है आपको, मेरे जज्बात के साथ खेलती रही आप। मेरे साथ क्या क्या नहीं किया आपने। खैर, मैं रो रही थी मगर माफ कर चुकी थी। मैं कहीं भी रह लूंगी मगर यहाँ नहीं। मैं आपको नहीं निकाल रही, मैं खुद जा रही हूँ, बस गाड़ी यहीं रोक दो। उस खूबसूरत घर के सामने गाड़ी रोक चुका था। पलटकर वैष्णवी की तरफ देखने लगा। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मेरे आंखों से पट्टी हटाने के लिए, मुझे सच्चाई दिखाने के लिए, मुझे उस खौफ से, उस डर से निकालने के लिए। अब तुम जा सकते हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही हूँ, शायद भूल गई मगर मैं नहीं भूला। आपने शादी करनी थी मुझसे। वह गौर से उसका जायजा लेने लगी। प्लीज ये मत कहिएगा कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आंसू आंखों में भर गए थे। मैं इस वक्त आराम करना चाहती हूँ। मेरा सामान घर के अंदर भिजवा देना। वह छोटे छोटे कदम उठाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। वह फीका सा मुस्कुराया। जानता था फैसला बहुत मुश्किल था। कहाँ जा रहे हो? बाहर ही हूँ। आप घर में अकेली हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं गाड़ी में ही होऊंगा। वह जो पलट रहा था वैष्णवी की अगली बात पर रुक गया। वह मुझसे शादी करोगे? ये अल्फाज गलत सुनाई दिए। शायद वह कुछ गलत सुन बैठा था। पलटकर उसकी आंखों में देखा। क्या कहा आपने? मैंने कहा मुझसे शादी करोगे? वो बेसाख्ता मुस्कुराया। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये एक जिम्मेदारी होगी, मगर मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दूंगी जिससे तुम प्यार करो और मोहब्बत करो, उसी से करना। अपना घर आबाद रखना, मैं बीच में नहीं आऊंगी। कभी भी हो सकता है मैं तुम्हें वैसी जिंदगी ना दे सकूं। अनिल खामोशी से उसकी ये सारी बातें सुनता रहा और ना ही उसे कोई दिलासा दिया, ना ही उसकी बात को झुठलाया था। उसके जाते ही वह तंजिया मुस्कुराई। जाहिर है ये शादी तो जिम्मेदारी के लिए कर रहा था, अगली शादी मोहब्बत के लिए करेगा। शादी के दौरान वो बड़ी खामोश थी, मगर एक नाम जैसे उसके सारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। क्या आपको ये शादी पवन गुप्ता और रमेश सिंह के साथ मंजूर है? ये आम नाम नहीं था, ये वो नाम थे जिससे वो बचपन से वाकिफ थी। वह जो बैठी थी उठ खड़ी हुई, मगर उसके हाथ पर किसी ने बड़े प्यार से दबाव डाला। वह पलटकर उस औरत के चेहरे को देखने लगी। शोभा गुप्ता, यानी उसकी आंटी। बैठ जाओ, उसकी रुहासी आवाज से आवाज निकली। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। चेहरे पर हजार सवाल थे। शादी के बाद आशीर्वाद दिया गया, मिठाई बांटी गई। वह यूं ही शांत बैठी थी। क्या सोच रही हो? यही ना कि ये कैसे हो सकता है? तुम हमसे नफरत कर सकती थी, हम तुमसे नफरत नहीं कर सकते थे। तुम मुझे कितनी प्यारी हो मैं तुम्हें कभी शब्दों में बता नहीं सकती। उस औरत ने तुम्हारे दिल में हमारे लिए नफरत भर दी। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ पाई। चाहकर भी पवन तुम्हें इस रिश्ते का एहसास नहीं करवा पाया।
वह तुमसे कितनी मोहब्बत करता ये तुम जानती हो। हमसे नफरत मत करो क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं। वैष्णवी ये बातें भीगी हुई आंखों से सुन रही थी। अब उठो, घर चलो, मुझे मेरी बहू का स्वागत करने दो। वह गाड़ी में बहुत खामोशी के साथ बैठी थी। दुल्हन बनी वो बेहद सुंदर लग रही थी। पवन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो बेसाख्ता अपना हाथ उसके हाथ से खींच बैठी थी। वो फीका सा मुस्कुराया। वैष्णवी गुप्ता का शाह हवेली में स्वागत देखने वाला था। उसे बेटियों की तरह खुशामदीद कहा गया था। फूल बरसाए गए थे। बड़ी इज्जत और शान शौकत से उसका स्वागत हुआ था। शोभा गुप्ता ने उसे पवन गुप्ता के कमरे में बिठाया था। वह कुछ देर उसके पास बैठी थी। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी बेहद मुश्किल गुजरी है। तुम्हारे पापा तुमसे बेहद मोहब्बत करते थे। अपने आखिरी दिनों में वो मुझसे मिले भी थे, मगर वे जानते थे कि तुम हमसे और पवन से कितनी नफरत करती हो। तुम्हारे दिमाग में किस तरह जहर भरा गया, इसलिए वह तुम्हारी अचानक से विदाई नहीं करवाना चाहते थे। शोभा ने उसके गाल पर हाथ रखा था। अपने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार करना। भूल जाओ बुरी बातें, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में करता था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वह काले कुर्ते पजामे में था और आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह गौर से उसको देखती रही। हवेली का इकलौता बेटा पिछले 5 महीनों से उसका बॉडीगार्ड बना फिर रहा था। उसको अपने इशारों पर चलवाती थी। वो इशारों पर नाचता रहा था। इधर आओ, वो करो, टाइम पर क्यों नहीं पहुंचे, उसके सारे नखरे बर्दाश्त करता। बड़ा प्रोफेशनल काम करता था। रिश्ते में पति था। क्या पति भी अपनी पत्नियों के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी असली पहचान, अपना रोब, अपना रुतबा छोड़ देते हैं? वह कितनी बार उसे एहसास दिला चुकी थी कि वह एक आम सा बॉडीगार्ड है, उसके काबिल नहीं, मगर फिर भी वह अपनी बेइज्जती सहता रहता था। वो बड़ी खामोशी से उसके पास बैठ गया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत ही जल्दी में हुआ है तुम्हारे लिए। उसे यूं तुम कहने पर वह सिर झुकाए मुस्कुराई थी। ओहदा बदल गया था ना, अब वो पति था। तुम तमीज भी भूल गए शादी करने के बाद। वो बेसाख्ता बोली तो पवन का सिर उठा। दोनों की नजरें मिली। वह मुस्कुराई तो पवन भी मुस्कुराया। तुम चाहती हो मैं तुम्हें आप कहूँ? हाँ, तमीज से बात करो मुझसे, जैसे पहले करते थे, मगर तुम 1 साल छोटी हो मुझसे। इट्स ओके, इतनी कोई बड़ी उम्र भी नहीं आपकी। पत्नी से आप जनाब करके बात करते हैं, जैसे बॉस से। ना चाहते हुए भी वो हंस पड़ा था। तुम खफा नहीं होना, होना भी नहीं। बिल्कुल मैं तुमसे खफा हूँ। मुझे याद है एक बार मैं कार की डिग्गी में बंद हो गई थी। किसी ने शायद बंद कर दिया था। तुमने निकाला था मुझे वहां से। घंटों मेरे साथ उस अंधेरी गाड़ी में बैठे रहे थे। मेरा सांस फूल रहा था। मेरी सांसें बहाल की थी। तुम अब भी वैसे ही हो, मेरी सांसें बहाल करते हो। मैं कैसे तुमसे खफा हो सकती हूँ? पापा ठीक कहते थे, मेरे आसपास कोई भी यकीन के काबिल नहीं था। वो बेसाख्ता उसका हाथ थाम चुका था, अपने होठों से लगाया था। उस स्पर्श पर, इस प्यार भरे स्पर्श पर बिखर गई थी। मैं मोहब्बत चाहती हूँ। उसकी फुसफुसाहट पर उसकी आंखों में देखने लगा। और मैं मोहब्बत देना चाहता हूँ। उसकी आवाज भी बहुत धीमी थी। वह उसके पास जाते हुए अपने होंठ बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर रख चुका था। वह इस स्पर्श पर जैसे मदहोश हुई थी। बेसाख्ता हाथ उसकी पीठ पर गए थे, जैसे वह प्यार चाहती थी। मोहब्बत की तलबगार थी, एक ऐसे सुरक्षित साई की तलबगार जो उसे इस मर्द से मिलता जिस पर उसका पूरा हक था। उसकी उंगलियों का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस करता हुआ बिखर गया था। हाथों में एक बहुत खूबसूरत अंगूठी पहनाई थी। वो शर्मा गई थी। ये बहुत प्यारी है, तुमसे कम। मेरा ड्रेस बहुत भारी है, मैं बदल लूं? वो बहुत मासूमियत से बोली थी। वो यूं ही प्यार से बात किया करती थी। वो मुस्कुराया, उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। मैं दोनों हाथ थामती हुई उठ खड़ी हुई। पवन ने आगे बढ़ते हुए अपनी दोनों बाहों से उसे उठा लिया। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तुमने कहा था मोहब्बत चाहती हो, मैं मोहब्बत दे रहा हूँ। वह शर्माते हुए उसके सुरक्षा के घेरे में जैसे खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। वह उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाते ज्वेलरी उतारने में उसकी मदद करने लगा था। वह घुटनों के बल उसके आगे बैठ गया, उसके दुपट्टे की पिन निकालते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। वह सिमटती जा रही थी, दुपट्टे को एक तरफ रखते हुए उसके बालों की खूबसूरती को महसूस करने लगा। ये बहुत नरम है। मेरी माँ के बाल बहुत अच्छे थे। पापा कहते थे मैं उन पर गई हूँ। बिल्कुल ठीक कहते थे। आंटी बहुत प्यारी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। वह उठते हुए उसे फिर से अपने सुरक्षा के घेरे में उठा चुका था। वह खामोश थी, कोई विरोध, कोई एतराज नहीं जाहिर कर रही थी। वह उसे लिटाते हुए उस पर झुका था। तुमने कहा था तुमने मुझसे मोहब्बत की है और नफरत भी सिर्फ मुझसे ही की है, मगर अब मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो और नफरत का कोई चांस ही नहीं है। वो मुस्कुराते हुए शर्मा गई थी, बाहें उसके गले में डाली थी।
मेरे शब्द याद रह गए हैं जनाब को। हाँ, चुपते रहे। कई दिन में सो भी नहीं पाया। इन शब्दों की वजह से याद आते रहे। वह उसके होठों के करीब झुकते हुए बोला तो वह जैसे सिमट गई। बोलोगी मुझसे प्यार करती हो और हमेशा सिर्फ प्यार करोगी? मैं बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करूंगी। उसने जैसे ये बात पूरी की थी, वह उसके होठों को अपने स्पर्श में ले चुका था। वह जैसे बिखर गई। सांसें तेज हो गई थी मगर उसकी पकड़ मजबूत थी। वह उसके आगोश में पिघल रही थी। शोभा गुप्ता उसका बहुत ख्याल रख रही थी, बिल्कुल माँ की तरह। वह उन्हें कभी कभी बड़ी खामोशी से देखती रहती थी कि वह औरत बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। वह उसका ख्याल रखती थी। सास तो कहीं से नहीं लगती थी। वो उसके पुराने डर को जैसे खत्म कर रही थी। पवन बहुत अच्छा पति साबित हो रहा था और वो भी उससे प्यार में 4 कदम आगे थी। उसे बहुत परेशान करती थी, नखरे बहुत करती थी। वह भी उसके नखरे बड़ी मासूमियत से उठाता था, बिल्कुल रक्षक की तरह। जी मैम, जी सरकार, जी हुजूर, बेगम साहिबा, ये शब्द होते थे जो वो उसके लिए इस्तेमाल करता था। उसने अपने पति के मुंह से कभी ना नहीं सुनी थी। क्या चाहती हो, जान ले लूं? ये क्या, अगर जान ले लूं तो क्या करोगे? वह चाकू उसकी तरफ करते हुए बोली तो वह हंस पड़ा। ले लो, जान से चला जाऊंगा तो खुश हो जाओगी? मेरे ख्याल में हाँ, ये तो है। कल किससे बात कर रहे थे फोन पर? वह सेब काटते हुए अनजाने में पूछने पर मजबूर हुई। तो पवन ने जैसे नजरें चुराई। कुछ नहीं पवन, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। क्या किया है तुमने? मैंने शंकर दयाल को जेल भिजवाया। वह जो सेब काट रही थी उसके हाथ रुक गए। क्या किया तुमने? मैंने कहा ना, मैंने माफ कर चुकी हूँ, मगर मैंने माफ नहीं किया। उस इंसान ने मेरी मौजूदगी में तुम पर हाथ उठाया था। मैं बेगैरत नहीं, तुम पत्नी हो मेरी, मगर मैंने कहा ना कि मैं उन सबको माफ कर चुकी हूँ। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, ना अपना ना तुम्हारा, ना अपने पापा का। मैं नहीं चाहती कि ये बातें बाहर आए। वह जैसे भी हैं मेरे पापा की पत्नी है। मैं उनका नाम खराब नहीं कर सकती कि वह संपत्ति के लिए सब कुछ करती रही। तुम सिर्फ दूसरों का सोच रही हो। उस इंसान ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था। तुम्हारी इज्जत यानी मेरी इज्जत। मैं छोड़ूंगा तो नहीं। वह आगे बढ़ते हुए अपने हाथ उसके गालों पर रख चुकी थी। पवन प्लीज, वो तुम्हारी फैमिली नहीं। तुम क्यों उन्हें अपना समझती हो? अच्छा, तुम शंकर दयाल को जेल भिजवा चुके हो ना? रहने दो उसे जेल में, मगर माँ के साथ कुछ नहीं करोगे? ठीक है, नहीं करता उनके साथ कुछ भी। वैसे भी तुम उन्हें माफ कर चुकी हो, मगर शंकर दयाल को मैं माफ नहीं करूंगा। वह सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। और भीगी हुई आंखों से पवन को देखती रही और फिर मुस्कुरा दी। मैं सुरक्षित हूँ, पापा ने ठीक कहा था। उसकी इस बात पर पवन भी मुस्कुराया था। ये क्या है? तुम शायद मेरे बारे में सब कुछ भूल गए हो। और उसके पास बैठी उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए लकीरें देख रही थी। इधर देखो ना, वे जो पेंटिंग बना चुका था उसकी तरफ इशारा करने लगा। वह तो तस्वीर की तरफ देखने लगी। वे दोनों थे गहरे अंधेरे में साथ चलते हुए। तुम्हें याद है बचपन में मैं यूं ही तुम्हारी और अपनी तस्वीरें बनाया करता था? हाँ याद है। वह सारी तस्वीरें तुम अपने साथ ले गए थे। कहाँ है? वह मुस्कुराया। कहाँ होगी? यही है मेरे पास। मैंने कभी उन्हें खुद से दूर नहीं किया। तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि कुछ भी, तो इसका मतलब है कि कुछ भी। वो बात हंसते हुए कह रहा था, जैसे उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा हो। वो उसके गाल खींचने लगी। बहुत आए कुछ भी वाले, देख लेंगे, वक्त बताएगा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। आजमा लेना, या ऐसा करते हैं आजमा लो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे चुनौती नहीं दे सकती। मैं दे सकती हूँ। दोनों ही हंस पड़े थे। पवन उसे अपने नीचे करते हुए उस पर झुका था और बड़े हक से अपनी छुअन उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा था। वो जैसे सिसकी थी। मैं जान से मार दूंगा उसे। उसने मेरे पिता को जेल में डलवाया है। राधा दयाल सिर पर हाथ रख के बैठी थी। नवीन, हम कुछ नहीं कर सकते, बैठ जाओ। मैं जान से मार दूंगा आपकी उस सौतेली बेटी को। प्लीज कुछ मत करना, मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आप शर्मिंदा हैं? क्यों शर्मिंदा हैं उससे? सारी जिंदगी उसकी संपत्ति के लिए लड़ते रहे और अब आप शर्मिंदा है जब मेरा पिता जेल में है। हम यही पाने के हकदार हैं। मैंने पाला है उसे, झूठी मोहब्बत ही सही मगर दी है। वह बिल्कुल मेरी औलाद जैसी है। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे अमन दयाल याद आ गए थे। उनकी मोहब्बत याद आई, फिर अपना धोखा याद आया। वह जो सारी जिंदगी उन्हें देती रही। किसके लिए? तुम्हारे पिता के लिए, इस संपत्ति के लिए। अब ये मुझे मिल गई है तो मैं उसका क्या करूं? कोई था जो मुझे माँ कहता था, कोई था जिसकी मैं माँ थी, जो मेरे हल्के से प्यार पर खुश हो जाता था। खा गई मैं अपने पति को, अपनी बेटी की मासूमियत को। इस खोखली संपत्ति के लिए सब खो बैठी हूँ। तो अंदाजा हो रहा है कि मैं कितनी बुरी औरत हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पति चाहिए। नहीं मिलेगा, हम सब यही पाने के हकदार हैं। ये कहती हुई वह आगे बढ़ गई थी।
घर क्या होता है उसे पहली बार अंदाजा हो रहा था। पिता जैसा ससुर, माँ जैसी सास और एक एहसास करने वाला, प्यार करने वाला दोस्त जैसा पति मिलना किस्मत की बात है, जिसके छूने से उसे डर नहीं लगता था, जिसके पास आने से वह कांपती नहीं थी। बेशक अंधेरा हो, उसकी छुअन का एहसास जैसे उसे सुरक्षा देता था। और प्यार वही अच्छा होता है जिसमें आप सुरक्षित महसूस करें। वो पल जो आपको खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दे या आपको सोने ना दे, आंखों में आंसू ले आए, वो प्यार नहीं होता, उसे आम भाषा में जबरदस्ती कहते हैं। कोई मर्द छूने से पहले ये क्यों भूल जाता है कि वो जिसे छू रहा है वह एक पूरा इंसान है, एक एहसास रखने वाला इंसान है। मगर वह शांत थी। जब जब वो रातें उस पर भारी पड़ती थी, वो फिर से डर कर उठ बैठती थी। मगर कोई था जो उसे थाम कर अपने सीने से लगा लेता था, सिर सहलाता रहता था। अगर वह नहीं सोती थी तो सारी रात उसके साथ जागता रहता था, इधर उधर की बातें करता रहता था, उसे सुरक्षा का, प्यार का एहसास दिलाता था। पवन की सबसे अच्छी बात ये थी कि वह जब भी उसके पास गया, उसकी मर्जी से गया, उसकी पूरी रजामंदी से गया। वह दोनों अगर प्यार में होते थे तो दोनों ही बेसूध होते थे। अगर तुम मेरे पापा को जेल से बाहर नहीं निकालोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी पत्नी को कितना बचाओगे मुझसे? बहुत सुरक्षा में बाहर निकालते हो घर से, देखा है मैंने। 4-4 गाड़ियां होती हैं, मगर कब तक? कभी तो वो मेरे हाथ आएगी, मगर इस बार मैं उसे डराऊंगा नहीं। इस बार वो हाल करूंगा ना कि तुम उसे अपने पास रख पाओगे, ना सड़क पर फेंक पाओगे। पवन व्यंग से मुस्कुराया, अपनी कुर्सी से उठते हुए अपना कोट ठीक किया और टेबल पर बैठते हुए उसे गौर से देखने लगा। मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाओगे? क्या देख रहे हो तुम? मैं कौन हूँ? पवन गुप्ता नाम है मेरा। मेरे एक इशारे पर गायब हो जाओगे तुम यहाँ से। ढूंढते फिरोगे, लोग मिलेंगे नहीं। पवन ने उंगली आगे की थी। अगर तुमने वैष्णवी पवन गुप्ता को छूने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसके पति से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। मैं अपने अंदर उसे नुकसान पहुंचाने वाले इंसान की सांसें बंद करने का हौसला रखता हूँ। इसलिए जिंदगी प्यारी हो तो सोच समझकर कदम उठाना। वह जैसे उसके कंधे थपथपा चुका था, जैसे उसका ही मजाक उड़ाया हो। देखा जाएगा, तुम बस मेरी धमकी मत भूलना। आज ऑफिस गई थी तुम? हाँ, वो अपने कपड़े एक तरफ रखती हुई बोली। क्यों? तुमने ही तो कहा था कि मैं अब सामान्य जिंदगी जी सकती हूँ। उसके सीने पर सिर रखती हुई बोली तो वो मुस्कुराया, उसके बालों में उंगलियां चलाई। हाँ, मैंने कहा था। पवन ने अपना होंठ काट रखा था। वह जानता था वो पूरी सुरक्षा में रहती थी। वो कभी भी उसे गार्ड्स के बगैर या सुरक्षा के बगैर घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता था। ना ही उसके गार्ड उसे अकेला छोड़ते। मगर फिर भी वह अपनी पत्नी के लिए परेशान था। बोलो ना, क्यों परेशान हो? कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारा सुरक्षा गार्ड बन जाऊं? वह हंस पड़ी। क्या हो गया है मियाँ साहब? बिजनेस छोड़कर गार्ड बनना है? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं अच्छी सैलरी दूंगी। वह हंस पड़ा। जितनी भी सैलरी दोगी ना मुझे मंजूर है, मगर प्लीज मुझे काम पर रख लो कुछ दिनों के लिए। उसके गले में अपनी बाहें डाल चुकी थी। मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हें बॉडीगार्ड रख चुकी हूँ, मगर सैलरी इतनी ही मिलेगी। मेरा बजट इतना हाई नहीं है। वह हंस पड़ा। फिर से ठीक है मोहतरमा, मगर एक शर्त है। पवन जो बिस्तर से उठने लगा था उसकी तरफ मुड़कर देखने लगा। और वो क्या? तुम मुझसे आप करके बात करोगे? मैंने कौन सी बदतमीजी की है? तुम मुझसे तुम करके बात नहीं करोगे। वो जैसे शर्मा गया। ठीक है, मैं कल आपके साथ ऑफिस चलूंगा, ऐतराज तो नहीं है ना मोहतरमा? ये सुनते ही वो जैसे बेहद खुश हुई थी और वे दोनों बाहें डालते हुए जैसे बहुत तसल्ली में हुआ। यानी अब तुम मुझसे बदतमीजी नहीं करोगे? तुम भी ना? पवन ने उसके सिर पर हल्का सा मारा तो वो शर्मा गई। वे दोनों नीचे तैयार होकर उतर रहे थे जब वैष्णवी की नजरें हॉल में बैठी हुई औरत पर पड़ी। वे जो कदम आगे ले रही थी रुक गई। पवन तेज तेज नीचे उतर रहा था। उसकी सुस्ती पर पलटा। क्या हुआ माँ? वह धीरे से बोली तो पवन की नजरें बिना सोचे हॉल में बैठी हुई औरत पर गई। वैष्णवी का हाथ थामते हुए वो बाकी सीढ़ियां उतर आए। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो मैं कह देता हूँ, माँ से इन्हें भेज दे। नहीं प्लीज। वह छोटे छोटे कदम उठाती हुई उनके सामने बैठ गई थी। बोलिए, क्यों आई हैं? पैसे चाहिए तो मैं भिजवा देती, आप किसी को भेज देती। खुद क्यों आई हैं? मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम क्यों नहीं समझती? मैंने तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ। माँ हूँ तुम्हारी, मुझे फिक्र रहती है। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान वैष्णवी के चेहरे पर थी। माँ, मुझे हंसी आ रही है। माँ, आप मेरी माँ नहीं है। एक माँ अपनी बेटी के साथ अत्याचार नहीं करवाती, उसे मरवाती नहीं है। अगर आपके किए हुए हमलों से मैं मर जाती तो ये एहसास आपको मेरी कब्र के लिए होता। इस बात पर राधा दयाल ने बिना सोचे अपना दिल थाम लिया था। वह ठीक कह रही थी, इसलिए मुझे अपनी औलाद ना समझे।
हाँ, मगर मैं आपके लिए एटीएम जरूर हूँ, जितने पैसे चाहिए मांग ले, सब कुछ आपका ही है। दौलत मेरे लिए मायने नहीं रखती। अब माँ बनकर मांग लेती तो मैं दे देती, मगर आप तो नफरत करने लगी थी। वह अपना पर्स खोलती, उसमें से चेक बुक निकाल चुकी थी, खाली चेक पर हस्ताक्षर करती, उनके आगे रख चुकी थी। ले जाइए, जितनी रकम चाहिए उसमें भर दीजिएगा, आपके लिए कोई सीमा नहीं है मेरे प्यार में। चलो पवन। वो जैसे बाहर अपनी पत्नी का जायजा ले रहा था। जानता था वो बेहद टूटी हुई है। अच्छा बताओ ना, सारा दिन मेरे बॉडीगार्ड बनते फिर रहे हो, क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्या हासिल हुआ? और सुबह तुमने मेरे गाल को चूमा था ना, ऑफिस से निकलते वक्त तुमने मेरे माथे को चूमा था, और अब मेरा हाथ थामे हुए हो। देखो ना, एक बॉडीगार्ड को इतना मिलेगा तो वो खुश ही तो होगा ना, सैलरी चाहे कितनी भी कम हो। वह इतराकर बोला। तो वैष्णवी हंस पड़ी। तुम पागल हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा। ये पीछे दो गाड़ियां किसके लिए है यार? तुम बॉडीगार्ड बने हुए हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। इन्हें भेज दो ना प्लीज, ये हमारे साथ रहेंगे। क्या हम नवीन से इतना डरते हैं? वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह नवीन की बात नहीं है, बात तुम्हारी सुरक्षा की है, वरना उसे तो मैं गायब ही करवा दूं। वह धीमी आवाज में बोला। तो वैष्णवी हंस पड़ी। तुम कितने चालाक हो ना। हाँ, मैं चालाक तो हूँ, आप बिल्कुल ठीक समझिए। वैसे याद आया, तुम मुझे कब से तुम किए जा रहे हो। मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काट लूंगी। वह हंस पड़ा। यार, इतनी जालिम ना बनो। मेरी पत्नी है, बहुत खूबसूरत सी, माँ बाप है, घर कैसे चलेगा मेरा? वह इतने मासूम अंदाज में बोला तो वैष्णवी को उस पर तरस आ गया। बॉडीगार्ड जी, आप ये नौकरी क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी पत्नी इतनी ही खूबसूरत है तो क्या करूं? उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है मेरे लिए। वह अपने चेहरे से फिक्र जाहिर करता हुआ बोला। तो वैष्णवी शर्मा गई। ठीक है, मैं आपकी पत्नी की खूबसूरती को देखते हुए आपकी सैलरी बढ़ा दूंगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। वह आगे बढ़ते हुए उसके होठों के करीब पहुंची। लीजिए, बढ़ा दी मैंने सैलरी। वह शर्मा गया। शोभा आंटी कहाँ हैं आप? वो कहीं नहीं थी, और सामने कुर्सी पर रमेश सिंह बैठे हुए थे, जो लैपटॉप पर काम में व्यस्त थे। क्या हुआ बच्चे, किसे ढूंढ रही हो? शोभा आंटी कहाँ है? वो शाम से कहीं गई हुई हैं। मुझे कहा था कि सहेलियों के पास जा रही हूँ। वो घड़ी देखने लगी। काफी वक्त हो गया, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वैसे जो खुद भी परेशान होकर उठ खड़े हुए। आप बैठिए, मैं देख लेती हूँ। नहीं नहीं, कहाँ जा सकती हैं? मैं देखता हूँ, कॉल ट्राई करूँ? मैं भी ट्राई करता हूँ, अगर उठा लेती हैं तो ठीक है, वरना फिर से उनके दोस्त के घर चला जाऊंगा। तुम्हारा पति कहाँ है? उनको ऑफिस में कुछ काम था, वे आज ऑफिस गए हुए हैं, क्योंकि मेरी आज छुट्टी थी, वो फ्री है। हाँ, तो वो तुम्हारे पास नौकरी करता है ना? वो बड़े इतराकर बोले थे, जैसे बड़ा गर्व हो अपने बेटे पर। तो वैष्णवी मुस्कुराई। हाँ हाँ, पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है वो मेरे पास। शाबाश, नौकरी से निकालना मत, घर कैसे चलेगा हमारा? तो वैष्णवी हंस पड़ी। मैं देखती हूँ वो कहाँ गई हैं, मुझे बताना अगर मिल जाए कहीं तो। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तभी उसका फोन बजा। हेलो डियर, आंटी को ढूंढ रही हो ना? वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो मेरे पास है। हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। नवीन, क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ हो तुम? मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ हूँ? तुम खुद ढूंढती हुई पहुंचो मुझे। आंटी को तभी छोड़ूंगा, तब मेरे पास आओगी। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी, ये औरत मेरे पास ही रहेगी, और मैं इनके साथ वही करूंगा जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। प्लीज उन्हें छूना मत। पवन तुम्हारी जान ले लेगा। वह तो हंस पड़ा। उस वक्त मैं पवन की जान लेने की स्थिति में हूँ। वो मेरी जान नहीं ले सकता। उसने पूरी तवज्जो तुम पर रखी है, ख्याल और सुरक्षा तुम्हारी कर रहा था, तो ये भूल ही गया था। एक माँ भी है उसकी, जो पत्नी की तरह ही हसीन है। मैंने कहा ना, अपने मुंह पर ताला लगाओ। कहाँ हो तुम? कहाँ आना है मुझे? मैं वहाँ आ रही हूँ। प्लीज आंटी को कुछ मत करना। बहुत देर से माँ का प्यार मिला था, माँ जैसी सास, दोस्त जैसी माँ। वो कैसे उन्हें नुकसान पहुँचाने दे सकती थी? वह भी उसकी वजह से, वह अपनी जात की वजह से किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैं आती हूँ, तुम पता भेजो। वह फोन काट चुकी थी। वह अभी घर से बाहर निकली ही थी जब उसके नंबर पर पवन का फोन आने लगा। हेलो, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज, तुम रोई हो? नहीं, मैं रोई नहीं हूँ। आप किधर है? मैं अभी तक ऑफिस में हूँ, कुछ काम है, जरा लेट हो जाएगी आज मुझे। तुम घर से मत निकलना, अपना ख्याल रखना और खाना खाकर सो जाना। हाँ, मैं सो जाऊंगी, आप फुर्सत से काम करें। उसकी आवाज की हड़बड़ाहट को पवन महसूस कर सकता था, जैसे वह जल्दबाजी में कहीं जा रही हो। मैं कहीं जा रही हूँ? नहीं, कहीं नहीं। आप अपना काम करें। वो फोन काट चुकी थी। वह उठ खड़ा हुआ, अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। ये मीटिंग तुम देखोगी? जी सर, बिल्कुल, आज की मीटिंग तुम देखोगी, मुझे घर जाना है। वह तेज तेज कदम उठाता हुआ ऑफिस से बाहर निकला था।
उसके कदमों में तेजी थी। ये एक वीरान सा घर था। वह छोटे छोटे कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी। वह सामने ही मौजूद था। उसने शोभा आंटी को बांधा हुआ था। उनकी आंखें बांधी थी। शायद वो बेहोश थी। तुम आ गई, प्लीज छोड़ दो इन्हें। प्लीज, मेरी उम्मीद के मुताबिक बहुत जल्दी पहुंची हो तुम। बहुत भावुक होना। अपने रिश्तों को लेकर वह बंदूक निकालकर शोभा आंटी पर तान चुका था। प्लीज, क्या चाहते हो तुम? मेरे पिता की रिहाई, और तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। मार दो मुझे, बख्श दो मेरे घर वालों को, छूट जाएगा तुम्हारा वो जानवर पिता। मैंने कहा मेरे पिता के बारे में बकवास नहीं करनी। नहीं करती बकवास। सच तो कह सकती हूँ ना, तुम जैसे इंसानों का दुनिया में कोई काम नहीं, मगर फिर भी जीना भी तुम लोगों को ही है। मार दो मुझे, मुझे कोई परवाह नहीं अपनी जिंदगी से, मगर बख्श दो मेरे अपनों को। वह बंदूक वैष्णवी की तरफ कर चुका था। तो ठीक है, मार देते हैं तुम्हें। अभी वो गोली चलाता, तभी उसकी टांग पर गोली लगने के कारण वह चीखता हुआ झुक गया। वह पलटी पुलिस थी और पुलिस के साथ राधा दयाल भी थी। उसके आंखों में हैरानी थी, मगर फिर नजर अपने पति पर पड़ी तो उसे लगा कि वह गिरकर बेहोश हो जाएगी। हाँ, वही तो था जिसके सामने वह कमजोर पड़ सकती थी। वह जो सामने होता था तो उसे बहादुर बनने की कोई जरूरत नहीं होती थी, मगर वह बहादुर थी। बहादुर बनते हुए ही यहाँ अकेले आई थी और अपनी जान देने के लिए तैयार भी हो गई थी। वह तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा, जो बस बेहोश होने लगी थी। मगर एक और गोली ने वैष्णवी के जिस्म की जान खींच ली। ये गोली नवीन दयाल की बंदूक से चली थी। जो गोली चली थी वैष्णवी के लिए थी, मगर खाई राधा दयाल ने थी। वह अपनी बेटी के आगे आ चुकी थी। पुलिस तब तक नवीन को अपनी हिरासत में ले चुकी थी, मगर वैष्णवी यूं थी जैसे उसकी सांसें बंद हो गई हो। माँ, वह चीखी थी। डॉक्टर आईसीयू रूम से बाहर निकली। आपकी माँ आपसे मिलना चाहती है। वह तेज तेज कदम उठाती हुई आईसीयू के रूम के अंदर दाखिल हुई थी। राधा दयाल ने उसके हाथ थामे थे। कभी न कभी तो मुझे माफ कर दोगी ना? मैंने तुम्हारे पिता को और तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। वह हाथ जोड़े हुए थी। सब टूट रहे थे, सांसें उखड़ रही थी। जिंदगी की डोर जैसे छूट रही थी। मुझे माफ कर दोगी ना? वरना मैं सिर हिला रही थी। आपको कुछ नहीं होगा माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। पिता भी मुझे छोड़कर चले गए थे, और आप मेरी माँ होते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं रो रही थी, मगर राधा दयाल कुछ और सुनना चाहती थी। वह उसे माफ कर दे, मगर शायद वैष्णवी को ऐसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे जिसमें वो अपने दुख को कम करके उस औरत को माफ कर सकती थी, जो औरत होने के भी दर्जे से गिर गई थी। मगर वह अपनी माँ के हाथ सख्ती से थामे हुए थी। मुझे छोड़कर मत जाइए माँ, प्लीज। आपको संपत्ति चाहिए ना? मैं सब कुछ आपके नाम कर दूंगी, मगर मुझे छोड़कर मत जाइए। वैष्णवी, मुझे माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो। वह उखड़ती हुई सांसों के साथ ये कह रही थी, और कुछ ही देर में हाथ की पकड़ ढीली हो गई थी। वह दुनिया छोड़कर चली गई थी। वैष्णवी गुप्ता फूट फूट कर रो रही थी। अब कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक। जब मैंने फोन किया था तो मुझे बताना चाहिए था ना माँ को, या तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? माफ कर दे मुझे। अच्छा, ये तुम इतनी इज्जत से क्यों बातें कर रही हो मेरे साथ? तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हारा इज्जत करूं, और खुद इज्जत करने में लग गई हो। तो वो हंस पड़ी। आंखों में आंसू थे जो सूख गए थे। बस वो हालात ऐसे थे, भूल गई थी कि तुम बॉडीगार्ड हो मेरे। वह हंस पड़ा था। हाथ आगे करते उसके आंखें साफ की और अपने सीने से लगाया। बस रिलैक्स, अब तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे। मेरे होते हुए कोई तुम्हें तंग करे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। वह मुस्कुराई थी, क्योंकि उसकी हर बात पर उसे यकीन था। वह गाड़ी के बाहर टेक लगाए खड़ा था। वह ऑफिस से निकलती हुई हील की आवाज करती हुई उसके नजदीक आकर खड़ी हो गई। क्या है, यूं क्यों घूर रहे हो? मैम, आपने बहुत देर कर दी। धूप देखे, बंदा इस गर्मी में झुलस रहा है। वह मुस्कुराई। फिर पैसे किस बात के लेते हो? प्यार के लेता हूँ। नहीं, तुम नौकरी करते हो, मेरे पास बॉडीगार्ड हो। अपनी हद में रहा करो। भूल क्यों जाते हो? मुस्कुराया। मोहतरमा, प्लीज बैठ जाइए, हमें देर हो रही है। वह इतराती हुई बैठ गई। तो जो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था, वैष्णवी उससे बात करने लगी। इतनी परफ्यूम क्यों लगाई हुई हो? किसको मुतासिर करना है? तुम्हारी बॉस मैं हूँ, और तुमसे मुतासिर सिर्फ मैंने होना है। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो आप ही को मुतासिर करने के लिए लगाई हुई है ना मोहतरमा? वह हंस पड़ी। अदाकारी बहुत अच्छी करते हो। कैसी अदाकारी? वफादार बनने की अदाकारी। देखो, तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी सैलरी कोई नहीं देगा, इसलिए कहीं भी नौकरी मांगने का कोई फायदा नहीं। तो वो हंस पड़ा और सीट के पीछे टेक लगाई। बड़े मजाकिया हो, मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखेगा क्योंकि मैं नकारा हूँ। वह हंस पड़ी थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी थी।
वह इन दोनों के मजाक मस्ती यूं ही चलती रहती थी। वह आज भी पहले दिन की तरह नौकरी पर था और वह उसकी बॉस थी। आंखें ना निकाल लूं मैं किसी की, अगर किसी ने मेरे हैंडसम बॉडीगार्ड पर नजर लगाई तो, यानी मैं हैंडसम हूँ। फिर वो मुस्कुराया था। वो भी इतराई, बिल्कुल, मेरा पति बेहद हैंडसम है। पति कहने पर वह अपने हाथ से उसे अपनी तरफ खींच चुका था। ये हुई ना बात। उसके बालों की लटों को पीछे करते अपने होंठ उसके गालों पर रखे थे। मैं कब से इस शब्द का इंतजार कर रहा था, वह थोड़ा सा हक जता लिया जाए। अब वैष्णवी का सांस उखड़ा। अच्छा ना, दूर रहो। दूर रहने के लिए पास थोड़ी किया है। वो बेबाक हो रहा था और वे खुद भी उसमें उलझते जा रहे थे। वे दोनों यूं ही थे, एक साथ, हमेशा की तरह, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे को सुरक्षित महसूस करवाते हुए। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहां कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।